स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। कल के सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल का सवाल हमारा क्या था, दिख रहा है इससे या ब्लैक से करें? ब्लैक से ही करें। आज तुम दोनों लोग उधर, दो लोग इधर। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है। क्या सवाल था हमारा जो हमने दिया था आप लोगों को, करके लाए ही होगे? बताओ, एक हुआ नहीं, एक हो गया। कितने सवाल दिए थे? ठीक है, एक और स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला दिया था और एक एजी कैडमियम वाला। ठीक है, तो इसका क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, इसमें क्या वैल्यू दे रखा था हमारा, बताओ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कप्पा की वैल्यू क्या दी हुई थी? 0.012, यही तो थी, है यही वैल्यू थी। हाँ ठीक है, यही वैल्यू है, ठीक। -1 ओम प्रति, और दूसरी वैल्यू क्या थी बेटा? ओम की थी। ओम मतलब आर की वैल्यू कितनी थी? 55 ओम। और हमारा काउंट क्या करवा रहा था? सेल कांस्टेंट, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? जी स्टार से, यही तो था। तो इसका हमारा फार्मूला क्या था बेटा? जी स्टार इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई क्या था? आर। पुट करो, कप्पा की वैल्यू है हमारी 0.012 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है हमारी 55। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 12 की और 55 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 660 आ जाएगा अपॉन 1000। 0 से 0 काट सकते हैं, नीचे 2 0 है तो इसका मतलब 0.66 कर सकते हैं। तो यही तो हमारा ऑप्शन में था। ऑप्शन में हमारा काम क्या था? 4 ऑप्शन थे, यही तो था, ठीक। सेंटीमीटर इनवर्स, एक तो हमारा सवाल ये था, ठीक है। जिसका जहाँ पर भी कंफ्यूजन हुआ हो वो उसे दूर करें। क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, हमने वैल्यू को लिखा है कप्पा और आर की वैल्यू। हाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 0.012 तो आंसर तो वही आएगा ही। आंसर आने को थोड़ी ना जाएगा, क्यों? ये है कि आप मल्टीप्लाई जो है सरल सरल के रूप में कर सकते हैं, उसका तरीका है। बाकी अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाला कौन सा था आपका? रिएक्शन बताओगे। टू एजी प्लस सी डी और सी डी प्लस 2 एजी, यही वाला तो था जिसमें 0.080 और 0.040। ठीक, ये हो गया बेटा, समझ में आ गया। बाकी जो आपके जो लॉज हैं जैसे ओम का लॉ, कंडक्टिविटी का, ठीक है, उनके बेस पे आपका सेल कांस्टेंट का फार्मूला बना है। तो आपका वो तो सारा फिजिक्स में है, ठीक है, लेकिन उसके बेस पे केमिस्ट्री का जो फार्मूला बना है वो ये बना है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं।
सेकंड आपका रहेगा, हमारी रिएक्शन कौन सी थी बेटा? रिएक्शन थी हमारी 2Ag प्लस कैडमियम से कैडमियम आयन बना और इधर 2Ag सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा एक्वस, ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा आयन एक्वस में है और ये आयन एक्वस में है। ये हमारी रिएक्शन दी हुई थी जिसमें हमारी ई सेल ई नॉट Ag प्लस और Ag की वैल्यू कितनी दी हुई है? प्लस 0.80, यही तो दी हुई है वोल्ट में। सेकेंड वैल्यू जो है हमारी दी हुई किसकी है? ई नॉट CD प्लस 2 CD इक्वल टू माइनस 0.40 वोल्ट। और हमें कैलकुलेट क्या करवा रहा था? डेल्टा जी कैलकुलेट करवाने के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी को कैलकुलेट करवा रहा था। ठीक है, यही तो था हमारा। तो इसमें इसका फार्मूला क्या होता है डेल्टा जी का? भाई डेल्टा जी का हमारा फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ और ई सेल। ये तो होता है एन। रिएक्शन से हमें पता चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन कैडमियम से निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिल्वर कर रहा है। ठीक है, एफ का मतलब फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। ई सेल की वैल्यू इसमें दी हुई है, तो सबसे पहले हम ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ई सेल की वैल्यू हमारी क्या आती है बताओ बेटा? ई सेल का फार्मूला हमारा क्या था? ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और किस फॉर्म में है? रिडक्शन। यही तो है फार्मूला। तो बताओ इसका क्या वैल्यू क्या आई है? आप लोगों की निकल के क्या आई वैल्यू बताओ? टू। इस समय ये बताओ कि ये दोनों रिएक्शन जो वैल्यू दी हुई है ई नॉट Ag आयन की और ई नॉट कैडमियम आयन की, ये किस फॉर्म में है? रिडक्शन फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ एक आयन से 0 पे जा रहा है और 2 आयन से 0 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 पे और इधर 1 से 0 पे, तो दोनों में रिडक्शन हो रहा है। तो सीधी सी वैल्यू आप लगा दोगे। ठीक है, सिल्वर जो होता है कैथोड की तरफ होता है, तो प्लस 0.80 माइनस और एनोड की वैल्यू माइनस में ही दी हुई है 0.40। अब ये कितना हो जाएगा? प्लस 0.80 प्लस 0.40, तो कितना आ जाएगा आपका? प्लस में 1. बताओ 2 या 0.2? 1.2। ठीक है, या 2.0, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका किसमें आ गया? वोल्ट में। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। माइनस एन हमारा 2 है, फैराडे कांस्टेंट 96500, ई सेल की वैल्यू आई है 1.2। ठीक है, माइनस दुगना कर दो 965 का कितना होगा बताओ? 192। 193 000, यही तो होगा।
और मल्टीप्लाई 1.2 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ही है, ठीक है। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना था? ऑप्शन दिया था हमने, नहीं दिया था? इसमें ऑप्शन नहीं दिया था। आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23160 ये किस में आएगा? जूल में आएगा, क्योंकि एनर्जी का मात्रक जूल में होता ही है, किसी भी प्रकार की एनर्जी हुई, ठीक है। अब इसको हम किलो जूल में अगर बदलेंगे तो कितना आएगा? 1000 से भाग करेंगे, किलो जूल को बदलने के लिए जूल से 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? डेल्टा जी इक्वल टू -23160 को 1000 से आप डिवाइड करोगे 1 2 1 2 ये, तो यहाँ पर पॉइंट ला जाएगा, यानी कि डेल्टा जी इक्वल टू -231.6 किलो जूल। ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में अगर जूल में ना दिया हुआ हो, वहां पर किलो जूल में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बस आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जैसे जूल में निकली है तो ये लिखने में थोड़ा सा वो होगा। तो ऑप्शन में आपने मोस्टली देखा होगा किलो जूल में ज्यादा होता है। अगर जूल में 2-3 डिजिट की वैल्यू है तब हो जाता है, नहीं होता। और कोई सा दिया था बेटा? और भी दिया था? केवल यदि हमसे 0.1 है दिया हुआ, और इसे दिया हुआ है, बल पास लिखा है, क्या आंसर आएगा? निकालने की कोशिश करिए। ठीक है भैया, प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या है? इसी सॉलिड का नहीं मार्क दिया जाएगा, बन दिया जाएगा। हाँ, बन दिया जाएगा। तुझे तो शायद करवा दिया था बेटा, सिल्वर वाला करवा दिया था। कोई और सा भी दिया था बेटा क्या? ठीक है। आंसर आया 0.74 आया था उसका, तो रह गया है 0.74 वोल्ट। यही था, ई सेल ज्ञात करना था 0.74। कोई बात नहीं, जब नहीं आया तो अब आ जाएगा। इसे रख करें। आपका जो सवाल था, डायरेक्ट रिएक्शन आपकी यही तो थी, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, मतलब एक्सेप्ट किया और बना दिया Ag सॉलिड, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है। और इसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा था? ई सेल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, और ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई थी प्लस में 0.80 या 3.7, ये वैल्यू दी हुई थी, ठीक है बेटा।
ये वैल्यू दी हुई थी और इसमें इसे ज्ञात करवा रहा था। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है, यही तो थी। और लॉग मेटल है, प्रोडक्ट या रेक्टेंट करोगे या लॉग क्यूसी कर लो। किस बेस पे आएगा? क्यूसी क्यों आएगा? ये तो फार्मूला है। बेटा लॉग क्यूसी भी हो सकता है, लॉग केसी भी हो सकता है, ठीक है। लॉग केसी जब होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। इसकी कंडीशन क्या है? जब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। और लॉग आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ठीक। लॉग आपका मेटल और मेटल आयन भी हो सकता है। इतनी सारी वैल्यू हो सकती हैं। बाकी ये सब यही रहेगा, लेकिन इनकी जगह पे ये सब मान हो सकता है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो ये, जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। और इसकी जगह पे तो आप लॉग क्यूसी ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आयन दिया हुआ होगा वो इसके बेस पे आ जाएगा जब कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल की वैल्यू दी हुई है प्लस में 0.80 माइनस 0.0591। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, क्योंकि सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन को ही तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर लॉग क्यूसी, देखो सॉलिड को आप लोग लेते हो नहीं लेते हो जब इक्विलिब्रियम में करते हैं? सॉलिड को और लिक्विड को नहीं लेते हैं हम जब इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें Ag की उसमें फार्मूले में क्या दिया होता? क्वेश्चन में 0.1 दिया हुआ होगा। Ag की जो वैल्यू थी क्वेश्चन में 0.1 m मतलब मोलर दी हुई, जो यहाँ पर हम पुट करेंगे प्लस 0.80 माइनस 0.0591 और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 0.1 का केवल 1, क्योंकि एक ही है, 2 है नहीं तो स्क्वायर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बेटा 0 आ जाएगा, तो ये हो गया log 10, log 1 अपॉन Ag प्लस log 1 अपॉन 0.1 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा। तो ई सेल आपका हो जाएगा 0.80 माइनस 0.0591, ठीक है। और log 10 का मान होता है 1 लिख लो, चाहे इसे ना लिखो। अब 080 में से 0.59 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला चैप्टर इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, चैप्टर नहीं होगा ना, ये चैप्टर 12 का चैप्टर ना वो चैप्टर बन जाओ तुम्हारी बात है, उठाओ एक तरफ इससे कहने उठा
हम तो उठाकर दूसरी तरफ रख देंगे। हो गया बेटा? हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हमारा आएगा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा बोल लो, सैंपल बोल लो, हाफ डेल्टा, ठीक है। इसका फार्मूला बेटा होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m, ठीक है। यहाँ इसके लिए बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और m का मतलब मोलरिटी। मोलरिटी का क्या होता है फार्मूला बताओ? मोल प्रति लीटर, ठीक है। इसी के प्रकार होता है ये किसी के तरह बिल्कुल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका फार्मूला लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी जो इसकी यूनिट है, यूनिट लिख लो एक बार। यूनिट बेटा इसकी होगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और एसआई में आपका होगा सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जगह पे आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 1000 m की जगह पे n मतलब नॉर्मलिटी, ठीक है। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी खप्पा है ही है, n मतलब नॉर्मलिटी, ठीक है बेटा। इसे नोट कर लो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी यूनिट। फिर इस तरीके से फिर इसकी यूनिट जो आएगी आपकी यूनिट सीमेन ग्राम इक्विवेलेंट, या डायरेक्ट इक्विवेलेंट कर लो। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, एसआई में इसकी रहेगी सीमेन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स,
ठीक है, ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, दोनों उतर गए, नोट कर लिए। बहुत स्लो कर रहे हो नोट, गर्मी का प्रभाव है। टेंशन से लग रहे हो, क्लास में हो गया कापी की बचत, तो मैं हमसे ले लो। हम समझे कॉपी की बचत घर पे जाकर रब कर दोगी, पेंसिल से लिखी हो ना, फिर से इस पेज पे करने चालू। हो गया, ठीक है बेटा, इसका सवाल करते हैं। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 multiplied 10 to the power -3 Siemens centimeter inverse at 298 Kelvin is देख नहीं पाती हो क्यों? दिखता ही नहीं, पता नहीं क्यों। एक तो हाँ, मतलब बीच है हमारे को पता है। ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। पहला ऑप्शन बेटा इसका रहेगा 2.88 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 11.52 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और सी ऑप्शन रहेगा 0.086 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और डी ऑप्शन जो है आपका 28.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सॉल्व करो बेटा। मोलर कंडक्टिविटी साफ साफ दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी, ना कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जब मोलर कंडक्टिविटी है तो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा,
अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता तब हमारा ये वाला फार्मूला लगता। क्वेश्चन को एक बार सही से देखिएगा फिर आप पुट करिएगा। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का जो है मोलर चालकता 0.5 मोल प्रति डेसी सेंटीमीटर क्यूब विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। इसकी जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होती है आयनिक कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपने सुना होगा, उसके जो है 5.76 गुणे 10 की पावर 3 सीमेन पर सेंटीमीटर है। कितने टेम्परेचर पर? 298 टेम्परेचर पर है। तो हमें ज्ञात करना है इस क्या मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा मान इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ये दी हुई है। मोलर सिल्वर नाइट्रेट की मोलरता दी हुई है, कप्पा का मान दिया हुआ है 0.0 है मोलर डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है। आंसर देखो, आंसर हमारे किसमें है? तो ऑप्शन में सेंटीमीटर होगा ना मीटर। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, केवल आंसर अपने आप आ जाएगा। बस आपको हाथ चलाना है, दिमाग तो आपका चलता ही है। सबसे पहले आप ये देखो कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन में। गिवन क्या है? गिवन का मतलब कप्पा क्या दिया हुआ है? 5.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी माइनस इनवर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। मोलरिटी m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 दी हुई है, ठीक है। क्या पूछ रही है? मोलर कंडक्टिविटी। और अभी जस्ट आपने फार्मूला लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अगर मीटर में होता तब नहीं, डेसी सेंटीमीटर तो 1000 है, और यहाँ पर m मोलरिटी लगी हुई है, ठीक है। तो अब वैल्यू आप पुट करोगे 5.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 1000 और इधर 0.5। सॉल्व करो बेटा, गुणा भाग करो, ठीक है। कितना आंसर आया? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आया सबका। तो इसका तो अभी क्वेश्चन ही उतरा है, आंसर कहाँ आएगा? अरे तुम्हारा ये तो है ही नहीं बेटा। पॉइंट से पॉइंट काटो, देखो नीचे कितना आएगा। पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से हम इसको काटेंगे बेटा, 5 एकल 5, ठीक है। फिर 5 एकल 5, 5 बन जा, 5 + 2 26, 5 5 जा 25, 2 बचा। पॉइंट लगाओगे? ये आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 6 है ना, 26 ये बचेगा, ठीक है। ये कट गया आपका, ये कट गया, यहाँ से हमने ये काट दिया,
ठीक है, 2 जीरो प्लस में है, यानी कि ये 3 माइनस में। अगर यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये से ये काट दिया 10 है, तो इसके लिए यहाँ थी 152 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है प्लस में, और यहाँ -3 है, तो इसलिए -2 हो गया। ये वैल्यू हमने पूरी ऐसी लिख दी। अब इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकते हैं 100 है। अब डिवाइड करोगे तो आपका 11.52 आ जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि मोलरिटी नीचे है, मोलरिटी के नीचे क्या आता है सेंटीमीटर, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये आपकी यूनिट, ये वाला आपका आंसर जो है डी वाला आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बायोलॉजी के हमसे गुणा ज्यादा आती नहीं है, सीधे सीधे काटते हैं। तुम लोगों ने हाई स्कूल में मैथ पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना? तो कितने साल हो गए छोड़े हुए? क्यों? 4 साल हो गए। हमें 10 साल हो गए छोड़े हुए। और 12 वार्ता में सबसे अच्छी चीज हुई तुम्हारी बहुलक। जो सबसे ज्यादा बड़ा आंसर है, समझ गया तुम्हारी क्या चीज सही है। हो गया बेटा? क्योंकि उसमें कक्का जो होता है इसलिए मैं सही है। हो गया बेटा ये सबका? नेक्स्ट करते हैं इस चैप्टर का, तो हमारा लास्ट बचा था होल राउंड ला, वो वाला उसका एक सवाल कर लो, बाकी आप लोगों को समझ में आता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके 2 सवाल करवाएंगे। डायरेक्ट आपका सवाल है, रहेगा पहले बेटा किसी का? The molar conductance of NaCl, HCl and CH3COO and A at infinite dilution or infinite dilution are 126.45, 426.60 and 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये किसका मात्रक था? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी लिखा पीछे मोलर कंडक्टिविटी, तो आपके NaCl, HCl और CH3COO आयनों की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली तो अब ज्ञात करना है आपको द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या है बताओ बेटा? ये सवाल आपका 2 बार आ चुका है।
आपके नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई का हो या यूपी बोर्ड का हो, हर किसी के ये सवाल आए हुए हैं। ये सवाल आया हुआ है। ऑप्शन लिखेंगे इसका बेटा है? ऑप्शन इसका रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन 540.48 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बी ऑप्शन रहेगा 201.28 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपका सी ऑप्शन रहेगा 390.71 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और डी ऑप्शन इसका 698.28 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आपका लॉन्ग है लेकिन आंसर शॉर्ट है। सॉल्व करोगे थोड़ी ना सॉल्व करेंगे यहाँ। क्या होता है कोलरॉस लॉ का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके आयन है, कैटायन और एनायन, ठीक है, जैसे मान लो HCl है या NaCl है, तो इसके कैटायन और आयनाइन का एडिंग मतलब जोड़, आयनाइन का मतलब कर अनंत का चिन्ह लग जाएगा। ये तो होता है दोनों कैटायन और आयनाइन का जोड़ जो है मतलब एडिंग सम, जो आंसर आएगा वही हमारा कोलरॉस लॉ है। तो इसमें एक जो चीज जिसके बारे में पूछी गई है उसका आयन करके आप लोग को कैटायन और आयनाइन में तोड़ना तो सबको आता ही है। सपोज करो सबसे पहले देखो NaCl हमें पूछ किसका रहा है, इसका पूछ रहा है। CH3COOH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो CH3COOH C माइनस होगा और प्लस H प्लस होगा। इसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। और हम अगर NaCl का ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, HCl का ब्रेक करेंगे H प्लस Cl माइनस, और कोई सा बचा CH3COO Na का ब्रेक करेंगे तो CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। यही तो हम ब्रेक करते हैं आयनों में। अगर किसी मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को जब तोड़ते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, NaCl सोडियम में और क्लोराइड में। तो कोलरॉस लॉ कहते हैं कि हाँ कि इसका जिसका मतलब पूछा है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का पूछा है, उसके आयन जिसमें मिल रहे हैं उनका सम कर दोगे तो उसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सीधी सी बात है, हमें पूछ किसका रहा था, CH3COOH एसिटिक एसिड का पूछ रहा था। ठीक है, इसके आयन को ब्रेक करा, एक आ रहा है CH3COO, एक आ रहा है H प्लस। तो ये हमारा किस में मिल रहा है, CH3COOH। सिंपल मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, किस में मिल रहा है, CH3COO Na में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो इससे हम इससे दर्शाते थे। इसकी जगह पे किसकी पूछ रहा है, CH3COOH की। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एसिटिक एसिड की पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, पूरी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ना कि आयन दिए हुए हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी देखो यहाँ पर CH3CO आयन भी दिया हुआ है, इसका ब्रेक करा, और H प्लस आयन किसमें दिए हुए हैं, HCl वाले में दिए हुए हैं। HCl वाले में दिया हुआ है और CH3COO वाले में दिया हुआ है। NaCl में कोई सी भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमारे एसिटिक आयन में मिलती हो। तो जो नहीं मिल रही है उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, जो मिल रही है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MC
CH3COONA प्लस मोलर कंडक्टिविटी किसकी HCl की माइनस मोलर कंडक्टिविटी NaCl की। ये आप कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखो बेटा CH3COONA की वैल्यू क्या है, तीसरे नंबर पे है 91 प्लस HCl की वैल्यू सेकंड नंबर पर 426.16 माइनस NaCl की वैल्यू जो दी हुई है 126.45। इसको जब माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सी वाला आएगा। करके देख लो आप लोग, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की मोलर कंडक्टिविटी पूछे, ये क्या है, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, अगर वैसे कहोगे तो आप क्या कहोगे, ये कंपाउंड है क्योंकि यौगिक है। यौगिक में किसमें, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। अगर अलग से कहो पूछा जाएगा, अगर आप क्लासिफिकेशन के आधार पर कहोगे तो ये क्या है, मॉलिक्यूल तो है ही है, लेकिन वैसे क्या है, ये कंपाउंड है। किसी का भी पूछे तो बस उसमें आप ये देख लीजिएगा कि आयन किसमें मिल रहे हैं, उसी जिसमें आयन मिल रहे हैं उनको ऐड कर दो, जिसमें आयन नहीं मिल रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इसका जितना भी होगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आंसर जब सॉल्व करोगे बहुत छोटा हो जाएगा। इससे संबंधित सिर्फ दो तरीके के सवाल आते हैं, कोलगाउस लॉ से संबंधित आपके जितने भी आएंगे सिर्फ दो तरीके के सवाल आते हैं। पहला टाइप हमने करवा दिया है आपको, सेकंड टाइप अब हम करवा दे रहे हैं, इसके बाहर कोई सा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इस नियम से संबंधित इन्हीं दो टाइप से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तुमको 2-3 दिन के बाद से आवाज कहाँ चले गए? हो गया बेटा सबका। नेक्स्ट करते हैं the molar conductivity of 0.007 and acetic acid is 20 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स, यानी कि मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? इसका ऑप्शन आपका 2.50 10⁻⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स, बी ऑप्शन 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स, सी पॉइंट आपका 2.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स
और डी पॉइंट रहेगा आपका 1.75 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। इसमें आपके 3 फार्मूले ऐड होंगे इस क्वेश्चन में। बस आपको बहुत सिलेक्टेड मैं इस लॉ से संबंधित ये 2 सवाल लेके आ रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। कभी भी अगर आपका किसी भी प्रकार के एग्जाम में इस नेम से सवाल आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट आप पहले पढ़ चुके हो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। इसमें सबसे पहले आप एसिटिक एसिड का निकालो, क्या रहेगा। इसमें कुछ मान दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो H प्लस की वैल्यू दी हुई है 350 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और CH3COO माइनस की वैल्यू दी हुई है 15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर H प्लस आयन की वैल्यू दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी एसिटेट आयन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे। जब इन दोनों आयन की दी हुई है तो फार्मूला क्या होता है हमारा निकालने का, CH3COOH का निकालेंगे। आयन की दी हुई है तो लैम्डा करके निकालते हैं, लैम्डा कैटायन, भाई इस तरीके से तो निकालते हैं, लैम्डा कैटायन प्लस लैम्डा आयनाइन, कैटायन या आयनाइन दोनों को ऐड कर दो। 350 प्लस 50 इक्वल टू 400 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ऊपर देखो एसिटिक एसिड की भी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, और हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड की एक मोलर कंडक्टिविटी निकाली है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखते हैं, जैसे कि अल्फा यहाँ पर A प्लस B C, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं तो प्रोडक्ट फिर अपॉन रिएक्टेंट लेते हैं, इस तरीके से है इसका यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर लिखेंगे एम जो दिया हुआ है आपका 20, और हमने कैलकुलेट किया है 20/400 कितना आएगा बेटा, 20 को 400 से भाग करोगे कितना आएगा, इतना तो कर सकते हो आप, इतनी नहीं तब नहीं, 1.20 आएगा, सही से देख लो, 0.05 आएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा जिसका कोई मात्रक होता नहीं है। ठीक है, फिर हमारा पूछा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल जो क्वेश्चन में पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के अल्फा यानी कि बराबर C अल्फा स्क्वायर, ये भी तो एक फार्मूला था,
सी की वैल्यू देखो दी हुई है 0.007 और अल्फा की वैल्यू निकल के आई है। जल्दी से आंसर बता दो अब, क्योंकि आंसर आपके चारों ये लिखे हुए नहीं हैं। वैल्यू पुट करो, ठीक है। देख लो बेटा, पॉइंट्स में अंतर आ सकता है, क्योंकि -4 -5 -4 -5। देखो 0.05 तो है हमारा अल्फा, वन 1.75 आया। 10 की पावर कितनी आ रही है? क्योंकि 1.75 दो जगह लिखा हुआ है, लेकिन 10 की पावर -4 भी है और -5 भी है। बताओ बेटा। सी अल्फा, सी की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है? 0.007। अल्फा की वैल्यू 0.05 0.05। भाई अल्फा स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है। 1000 आ जाएगा और इधर 100, ठीक है। यानी कि इसका मतलब अब यहाँ 7 × 5 करो बेटा, कितना आ रहा है? और इधर 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 2 5 2 7 माइनस के 7 कितना आ रहा है बताओ? 175 आएगा। और 10 की पावर कितनी है? -7 है, ठीक है। अब जब इसको हम 1.75 लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी? -5। ये ऑप्शन में है। अगर आप 0.175 लिख रहे हो तो 10 की पावर -4 होगा। ये ऑप्शन में है, नहीं है ना? 1 पॉइंट करके वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि -7 से एकदम -5 कैसे आया, ठीक है। इसको मैं यहां से समझाता हूं। 0.05 बटे क्या था? ये 100 था, ठीक है। हमने यहां से ले लिया 7 × 5 × 5 हम केवल इस वैल्यू को ले रहे हैं, ये 100 को छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये 10 की पावर -5 ऊपर हो जाएगा, बटे में ये 100 हमने नीचे रख दिया। 7 × 5 × 5 को होता है 175 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 बटे में बचा कितना हमारा? 100। हम 100 से भाग करेंगे तो 1.75 ही तो आएगा, और ऊपर 10 की पावर 5 माइनस आई बचाइए। इस वजह से ये आ रहा है, ठीक है। कर लो बेटा नोट। क्या कह रहे हैं? हाँ, हम ये वाला नहीं कह रहे हैं, पीटी वाला ही कह रहे हैं। जब हम पॉइंट लगाते हैं, दशमलव जिसे कहते हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो भाग होता है, राइट साइड में जाते हैं तो गुणा होती है, ठीक है, 0 की।
हो गया। अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बता दिया बेटा? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा कोई? रासायनिक बलगतकी बोलते हैं इसे। तुम वहां से यहाँ तक आओगे तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? मोशन होगा नहीं होगा? लूज मोशन हो, समझ लिया। मोशन मतलब गति, उसे गतिकी भी कह सकते हैं। ठीक है, फोर्स तुम्हारे सहायता से लग रहा है। ठीक है, अब समझ में आया? बलगतकी एक साथ क्यों बोला गया है? काइनेटिक्स, केमिकल मतलब रासायनिक। इसमें बताओ केमिकल काइनेटिक्स को आप 2-3 शब्दों में कैसे डिफाइन करोगे? इसमें किस किस के हम अध्ययन कर सकते हैं? रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के रेट का अध्ययन करते हैं, मतलब वेलोसिटी, वेग का। इसी में तो आएगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ठीक है, उसकी मैकेनिज्म का, उसके फैक्टर्स का, ये सब अध्ययन करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स जब रिएक्शन रेट जो होता है, एक प्रकार का वेग होता है, वेलोसिटी। ठीक है, इसी के आधार पर हमारी जो रिएक्शन होती है बेटा, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड रेट। टाइम और रेट के आधार पर रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? बताओ बेटा। केमिकल काइनेटिक्स में टाइम और रेट, समय और वेग। रेट मतलब वेलोसिटी। केमिस्ट्री में आप रेट समझो पढ़ोगे, फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ोगे। वेग को वेलोसिटी फिजिक्स में मोस्टली आता है, केमिस्ट्री में रेट, जिसे दर भी कहते हैं। ठीक है, वेग भी कहते हैं। अब तो आगे समझ में। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड रेट के आधार पर रिएक्शन जो हमारी होती है 3 प्रकार की होती है। पहला पॉइंट तो जो हमने आपका क्वेश्चन का जो डेवलप होता है वो आपको लिखवा दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड रेट के आधार पर रिएक्शन जो हमारी होती है 3 प्रकार की होती है। पहला जो टाइप है हमारा, बताएगा कोई? वेरी फास्ट रिएक्शन होती है? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो होती है वेरी फास्ट। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। एक होती है वेरी स्लो, एक होती है आपकी मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बीच की, और इसे स्लो रिएक्शन भी कहते हैं। 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। इंस्टेंटेनियस में ये होती है एक प्रकार की आयनिक रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन, जो सेकेंडों में ही हो जाती है। ठीक है, इसे आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। या एसिड बेस रिएक्शन। अब इसमें देखो जो पॉइंट है, टाइम, इस प्रकार की रिएक्शन में जो टाइम स्पान होता है, टाइम स्पान का मतलब समय की जो है लाइफ है ना, यही तो होता है। कितना होता है चेंज?
वेरी लिटिल, यानी कि वेरी कम, लो बहुत कम, बहुत कम, 10 की पावर -3 से। ये शायद हमने आपको बताया भी था जब इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था 10 की पावर -3 होगा तो रिएक्शन Kc की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। टाइम स्पैन वेरी लिटिल होगा, यानी कि डेल्टा टी जो आपका चेंज होगा ना वो होगा वेरी लो। डेल्टा टी का मतलब तो समझ आया हो, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, जो चेंज है वो बहुत कम होगा। एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें, NaCl प्लस AgNO3, तो क्या क्या आयन बनेगा, कौन कौन सा बनेगा, यहाँ पर NaNO3 बन जाएगा प्लस AgCl बन जाएगा, ठीक है। AgCl क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड होगा। ये इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपका बेटा क्वेश्चन देखो बनता है कि आपका जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो होती है, जो वेरी फास्ट होती है, उसका डेल्टा टी क्या होता है, लो, हाई, वेरी लो, या बोथ समझ लो या नन समझ लो, ठीक है। यहाँ अब वेरी स्लो रिएक्शन की बात करते हैं। इसका जो है टाइम स्पैन होता है वेरी लार्ज। इसमें इतना समय लगता है कि आपके कई दिन और महीने, साल भी लग जाते हैं रिएक्शन को होते हुए इन लेबोरेटरी में। डेल्टा टी इसका क्या रहेगा फिर इस हिसाब से, जिसमें ज्यादा समय लगेगा तो वेरी हाई हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। इस प्रकार की रिएक्शन में किसी भी प्रकार का नो केमिकल काइनेटिक्स, किसी भी प्रकार का बलगति उत्पन्न नहीं होगा, ना इसमें होगा किसी भी प्रकार का, ठीक है। क्योंकि जिसका हम ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर पाएंगे, इधर से हम एक सामान उठा पाएंगे, मतलब 10 की पावर -3 ऐसे समझो कि 10 की पावर -3 सेकेंड कितना कम हुआ, बहुत कम हुआ ना। हम पेन भी नहीं उठा पाएंगे, तब तक रिएक्शन हो जाती है। ये रिएक्शन तब तक हो जाएगी, आप मिला के देख लेना किसी भी लेबोरेटरी में जाके, NaCl भी होता है, AgNO3 भी होता है, एकदम पता नहीं चलेगा। इसके रिएक्शन बेटा, आप अगर हाइड्रोजन को लेंगे और ऑक्सीजन को और बनाएंगे वाटर इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर किसी भी प्रकार का कैटलिस्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, absence of catalyst, कैटलिस्ट क्या काम करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो वाटर जो है हमारा जल्दी नहीं बन पाएगा, बहुत समय लगेगा, हाइड्रोजन घुलेगा ही नहीं ऑक्सीजन में। इसका मतलब यही तो हुआ, जब घुलेगा नहीं तो वाटर कहाँ से बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो समय बहुत लगेगा। वेरी लार्ज, डेल्टा टी फिर क्या आएगा, वेरी हाई, मतलब एक समय ये होता है कि हमने कोई चीज को मिला लिया तो एक समय काउंट वो कर लिया टाइम, फिर वो जितना डिजॉल्व होता है कितने समय में, एक समय वो हो गया, दोनों का अंतर जो आया वही होता है हमारा डेल्टा टी, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, जितनी भी हमारी अभिक्रियाएं होंगी, जो भी होंगी वो इसी पे होंगी, ठीक है। मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूल वाली जो हम लोग करते हैं, इसमें होगी। और इसमें क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अमित कुमार है अभी, अमित कुमार है कोई, अब मुझे तो यही है, इधर आ जाओ।
केमिकल काइनेटिक्स बेटा इसमें हो जाएगा। इसी के बाद इसकी रिएक्शन की बात अगर करें हम, जैसे 2H2O, ये क्या है, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला तो ये क्या है हमारा, इसका सूत्र क्या है बेटा, 2H2O2 को हम क्या नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब अपघटित होगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन गैस होती है, ऊपर उड़ा दी जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, जानते हो तुम हैं? क्या नाम तुम्हारा? वो हमें कह रहा था, इधर से नीचे से जाना, नीचे से जा, बात करिए। इसे बेटा नोट कर लो। कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो। बात करने के लिए बुलाया, बात करने का क्या है? होते हैं दो चार बेटा, तुम अब देख रहे हो, हम कितने देख चुके हैं। हो गया बेटा ये? तो वही बात हो गई, वो कहावत है नहीं, मांगना मांग तू मेरा मेहमान, क्यों? तुम भी उठ के ऐसे गए जैसे तुम्हारे दादा हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं। मेन इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है वो अब यहाँ से चालू होता है। उसमें से 2-3 पॉइंट आपके जो बनते हैं वो आपको हमने नोट करा दिए। मेन चीज अब आती है आपकी यहाँ से, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन या रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ इससे वेलोसिटी भी होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। शांत रहो बेटा। इसमें बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें किसका हम रेट को ज्ञात करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसी भी। यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शन है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, किसी भी रिएक्शन में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रिएक्टेंट से होती है, और बनता क्या है, प्रोडक्ट। वो कोई सा भी हो, हमें इससे मतलब इसे एक लाइन की डेफिनेशन है, उसको नोट कर लो। एक लाइन की डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन as the changes in concentration। हम क्या चेंज करेंगे,
कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, ठीक है, ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट में, पर यूनिट टाइम में। यूनिट पर यूनिट टाइम का मतलब जानते हो बेटा, अपान में आएगी वैल्यू। तो इसका जो फार्मूला आपका बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से या कैपिटल आर, जो आपको समझ में आए, उससे रिप्रेजेंट कर दो। इसका जो फार्मूला बनेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम या चेंज टाइम, मतलब किस टाइम में रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो चेंज हो रहा है, ये आपका फार्मूला है। चाहे डेफिनेशन ना लिखो, फार्मूले को लिखो, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट बताओ। देखो केमिस्ट्री में यूनिट बहुत कम आती है, लेकिन आपके फिजिक्स में ज्यादा आ जाती है, फिजिक्स में बहुत आती है। यूनिट इसकी क्या होगी, सबसे पहले ये देखो क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोल प्रति लीटर अपॉन टाइम के लिए सेकंड। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करने के लिए शो करेंगे, तो मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। इसे नोट कर लो, ये आपके काम में आएगी इन बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री में एक बार को यूनिट ना पूछे, लेकिन फिजिक्स में आपका जरूर पूछता है। अब इसको हम ब्रीफली थोड़ा सा समझेंगे, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे आपके रिएक्शन के, है ना। इसको आप समझ नहीं पाओगे। ये हो गया। सबसे पहले कोई सी भी रिएक्शन होती है, हमारा रिएक्टेंट होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। हम पूरा लिख देते हैं, रिएक्टेंट। अब जो जितनी भी बार आएगा रिएक्टेंट को हम आर मानेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट, अब इसमें हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे माइनस डेल्टा, रिएक्टेंट है तो आर, और यहाँ डेल्टा टी, इस तरीके से चेंज करेंगे। ये आपका रिएक्टेंट का हुआ। अब इसके लिए बेटा इसे ऐसे समझो, डेल्टा आर है क्योंकि डेल्टा लगा हुआ है,
कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, R2 माइनस R1 वैल्यू माइनस में है, और इसको T2 माइनस T1। ठीक है, ये कंडीशन क्या आएगी जब आपका R1 बड़ा होगा R2 से। क्योंकि अभी हम इसके बाद में नोट करके लिखवाएंगे एक पॉइंट, रेक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, कोई सा भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। रिएक्शन का रेट जो भी आएगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि R1 की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर R1 की वैल्यू मान लो, यहाँ पर हमने मान ली 4 मान ली, यहाँ पर 2 मान ली R2। ठीक है, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया, ये लिखना बता। सेकेंड हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहती है, क्योंकि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। कम क्या हो रहा है हमारा, रिएक्टेंट कम हो रहा है ना, बन क्या रहा है प्रोडक्ट। जो चीज बन रही है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, बन रही है, तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही तो रहेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। डेल्टा कंसंट्रेशन की फॉर्म में डेल्टा T, इसमें जो है आपका R2 माइनस R1 और T2 माइनस T1, इसमें R2 बड़ा रहेगा, R1 छोटा रहेगा। मतलब R1 रिएक्टेंट है और P R2 जो है प्रोडक्ट साइड का है, और प्रोडक्ट साइड में बड़ा रहेगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव इसका भी आएगा। ठीक है, हमने यहाँ P की जगह R लिख दिया ना, P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1, और जो P2 है हमेशा बड़ा रहेगा P1 से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिख दो, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। इतने से पॉइंट्स हैं आपका, जो 4 ऑप्शन होते हैं ना क्वेश्चन में, वहां से 2 ऑप्शन आप ऐसे ही हटा दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, सिर्फ इस पॉइंट से, अगर आपको ध्यान में रहा तो। अब इसमें साइन का है, जैसे कि यहाँ पर साइन माइनस साइन का मतलब रेट रिप्रेजेंट हो रहा है आपका डिसअपीयरेंस, और पॉजिटिव साइन चाहे यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट अपीयरेंस। ये अपीयरेंस को शो होता है। कोष्टक में लिखा है ना, ये हमने R, तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और P अगर कोष्टक में लिख रहा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखो, बाकी के अगर ये बात हमेशा ध्यान है तो आगे का क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। नहीं 5 मिनट नहीं कर सकते, 2 मिनट करने भी तुम्हारे 5 मिनट ले लीजिए। कब तक 5 मिनट दे ठीक है बेटा, आप लोग थोड़ा सा इसको
पढ़ के आइएगा, कल इससे संबंधित सवाल करेंगे। कल का मतलब जल्दी क्लास लगेगी, कल ही लगेगी। 7 तारीख को आओगे 7 तारीख की अरे कल लगेगी। केमिस्ट्री ना तो फिजिक्स लगेगी। तुम्हें मिलेगा ज्ञान, मिलेगा तुम्हें। घंटों में तो तुम्हारा ध्यान से हो गया बेटा? रेट ऑफ वेलोसिटी, इससे संबंधित जो भी है आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक है? हाँ 30 वही वो कल पूरी